नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हम आज फिर हाजिर हैं दो नई सीटें लेकर। और हरियाणा की राजनीति में चुनावों को लेकर जो हलचल हो रही है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है। शायद अभी बीजेपी की ही लिस्ट आई है और बीजेपी की लिस्ट में इतने ज्यादा विद्रोह ये पहली बार देखा जा रहा है। और किसी भी पार्टी में इतना विद्रोह मुझे लगता है पहली बार देखा जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट इस पर अपनी राय डालेंगे। तो पहले दो सीटें कौन सी हैं, अमित जी से पूछ लेते हैं। अमित जी, कौन सी दो सीटें आज हम डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में आने वाली कैथल विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है नीलोकड़ी, जो कि करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और एक चीज ये भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला हुआ, तो कम अंतर से ये सीट जीती गई थी दोनों सीट। जी, इनमें से एक सीट पर बीजेपी जीती थी, एक पे लीलाराम बीजेपी गुर्जर थे, कैथल से। एक निर्दलीय थे और धर्मपाल गोंधर। दूसरी सीट पर धर्मपाल गोंदर जी जीते थे एज एन जी। इंडिपेंडेंट। जी। तो जो बगावत है, खबरें आपको बता दें, आज की जो मुख्य खबरें हैं वो ये है कि बीजेपी में जबरदस्त बगावत है। हर सीट से कुछ ना कुछ ये कुछ पार्टी के लोग जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि रामविलास शर्मा, जो पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, कभी सिंगल एमएलए भी होते थे पार्टी के, उनको भी ये डर लग रहा है कि मेरी जो सीट है वो जा रही है। उन्होंने अपने वर्कर्स को बुलाकर आज बैठक की। पार्टी में ये भी चर्चा है, पॉलिटिकल चर्चा है, कोई कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से ये मुश्किल होना है कि पार्टी 3-4 जगह अपने कैंडिडेट्स बदल सकती है। उसमें एक सोनीपत का नाम आ रहा है, जहां कविता जैन जो एक्स मंत्री रही हैं, पिछली बार चुनाव हार गई थी। उसके अलावा हिसार की सीट है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। इस तरह से एक कर्णदेव कंबोज की सीट को लेकर भी चर्चा हो रही है। उनको दिल्ली बुलाया गया है शांत करने के लिए। और सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। दो खबरें कांग्रेस से भी हैं। कांग्रेस में दो बड़े नेताओं ने, दो लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। एक है विगेश फोगाट और दूसरे हैं बजरंग पुनिया। ये दोनों पहलवान है और इन्होंने दिल्ली में बहुत धरना प्रदर्शन किया था। तब भी कहा जा रहा था कि इनका उद्देश्य जो है वो पॉलिटिकल है। और अब वो पार्टी में शामिल हो गई हैं कांग्रेस में। कांग्रेस की आज सीईसी की मीटिंग है। शाम तक जो है देर देर रात तक जो है वो लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये कुल जमा पॉलिटिकल एक्टिविटी है हरियाणा को लेकर। इस पर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। पहले प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, आप पहली चर्चा हम करते हैं बीजेपी से। जो एक बड़ी घटना है कि बीजेपी में जो विद्रोह हो रहा है और बड़े बड़े नेता जो घबराए हुए हैं कि उनका टिकट भी कट सकता है, इसके क्या मायने हैं और इसका क्या असर होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब से सूची आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, लगातार एक झड़ी सी लग गई है। प्रेम जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है प्रेम जी। प्रेम जी, जरा एक बार रिकनेक्ट होइए। तब तक अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में बगावत है, इसके दो पहलू हैं मेरी नजर में। एक पहलू ये है कि पार्टी में टूट हो रही है, पार्टी में लोग बगावत कर रहे हैं। जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसके खिलाफ खड़े होंगे तो उसका नुकसान होगा। और एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को लग रहा है कि बीजेपी की टिकट मिलना ये वर्थ है, लड़ने लायक लड़ाई है। एकदम से नीचे बीजेपी डाउन नहीं है। आप किस नजरिए से इसे देखते हैं अमित जी? अपनी राय रखिए। जी, मैं ये कहूंगा कि बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल भी डाउन दिखाई नहीं दे रही। अगर बीजेपी डाउन होती तो यहाँ तक कैंडिडेट्स में जो विद्रोह हो रहा है वो नहीं होता जो। और दूसरी चीज ये थी कि जिस हिसाब से कि विद्रोह हुआ वो चीज नहीं होती। और नहीं तो यहाँ तक कैंडिडेट्स थे, अगर जो थे, अगर बीजेपी की स्थिति खराब होती विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही होती तो बैकआउट कर जाता कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कि पार्टी की स्थिति इतनी नहीं है तो या कैंडिडेट। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक आप कह रहे चेंज करने की बात है कि सोनीपत में आप बता रहे थे कि उनका निखिल मदान को चेंज किया जा सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि किया जाए, क्योंकि जो स्थिति है पिछले
वहां पर जो कविता जैन जो है उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी वहां पर, जो है उनको लेकर नेगेटिविटी थी वहां पर सोनीपत विधानसभा सीट पर। निखिल मदान का एक ही है कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं, उन्हें कोरोना के टाइम में काफी काम कराया है, मतलब खाना बांटा, बहुत इनकी गरीब तबके में अच्छी पैठ है निखिल मदान की। गरीब तबके में भी है, जो पुराना जो बीजेपी का पंजाबी वोटर है दूसरा, उसमें भी इनकी पैठ है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगता उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि बीजेपी इस सीट को जो है चेंज करेगी जो। जी। और जी जहां तक हिसार, जी हिसार बोलिए की बोलिए बात आप। करें, जी हाँ हिसार की बात करें, हिसार में मुझे लगता नहीं, हिसार में देखना होगा, जैसे अब उन्होंने ऐलान कर दिया है जैसे कि जिंदल ने, सावित्री जिंदल की निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अगर वो लड़ती हैं तो मुकाबला जो है कांग्रेस, मुकाबला इन दोनों के बीच रह सकता है, बीजेपी और सावित्री जिंदल। कांग्रेस वो उसमें पीछे रह तीसरे सकती नंबर है, पर चली जाएगी। तीसरे नंबर जी पे जा सकती है जो उस स्थिति में। जी बाकी जी कमल गुप्ता जो है पुराने कार्यकर्ता भी है, मतलब संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो देखना होगा कि उनका टिकट की हिम्मत दिखा पाती है बीजेपी काटने की, या फिर उन्हीं को कंटिन्यू करती है। जी प्रेम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 आप अपनी बात आगे रखिए, आपका बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था। जी जी विनोद जी, आपका अभी मुझे लगता है, प्रेम जी आपको एक बार बोलिए, कुछ बोलिए जरा, क्योंकि जी इको हो जी रही है आपके सिस्टम से। जी बताइए आपके कमल जी। सिस्टम से जी। हाँ जी। तो आप कुछ कह रहे थे कि बात चल रही थी बीजेपी की बगावत की, और ये भी हाँ चर्चा थी कि 3-4 सीटों पर चेंज हो सकता है। ये पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा भर है, होगा या नहीं मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये तो पिटारा खोलने वाली बात हो जाएगी। आपकी क्या जानकारी है और राय क्या है जो बीजेपी में बगावत है उसके लेकर? देखिए, मुझे पुख्ता जानकारी मेरी ये है कि 2 टिकटें निश्चित रूप से बदली जा रही हैं। पहली रादौर की है, रादौर में एक बार फिर से कर्णदेव कंबोज को बुला करके टिकट दी जा रही है, उनको बुला लिया गया दिल्ली, और राणा श्याम सिंह को नारायणगढ़ में कहीं ना कहीं समायोजित करने की समाचार अब तक मुझे मिला है। दूसरा, जो जिंदल परिवार का आपने बात करी, मैंने जब आप जननायक जनता पार्टी की बात करते थे तब मैं कहता था कि उधार के सामान से दुकान नहीं चलती, और आपके पास सारा ही उधार का सामान आ जाएगा तो फिर वो इधर उधर वो केवल उस समय तक आपके साथ थे या भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जब उनको कुछ लाभ मिलना था। आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है। बेशक केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में लोगों ने ये मान लिया कि ये डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूबता है तो वो सारे के सारे लोग उससे कूदने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थवश वहां थे या जान बचाना जरूरी समझते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में बगावत की जो स्थिति है, और आप ये मानिए कि इतनी अनुशासित पार्टी में जब उसके फाउंडर मेंबर रामविलास शर्मा जी को भी पंचायत करनी पड़े, जब उनको भी ये कहना पड़े कि, और जब दूसरे लोगों के बेटा बेटियों को आप टिकट देते हैं तो रामविलास जी की वो प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जाती कि आप मुझे नहीं देते तो मेरे बेटे को स्वीकार कर लें। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा, बहुत जो काडर जो था भारतीय जनता पार्टी का, उस काडर के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है। और जिस प्रकार से आपने अब भी बाहर से लोगों को बुला करके टिकटें दी है, उसके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश हरियाणा में उभरा है। आप केवल एक पार्टी प्रेम की जी, मैं बात, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वो कहा तो जस्ट एक क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी डूबता हुआ जहाज है तो सब लोग टिकट क्यों चाह रहे हैं? टिकट चाहता ही नहीं कोई, मैं यही बोल रहा हूं। टिकट काडर के लोग चाहते हैं, आपने उधार के लोगों को दे दी, वो रोष है। जी और जी वो टिकट लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो जिसको छोड़ के आया वो भी डूबा हुआ था, उनको जी सहारा चाहिए था, कोई और लेने को तैयार नहीं था। कांग्रेस पार्टी, जी जननायक जनता पार्टी के लोगों को समय, आपने देखा देवेंद्र बबली के केस में उनको टिकट मना कर दिया गया, और जब मना किया तभी वो जाके भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आए। एक तरफ तो आप कहते हो कि वो लोग इस काबिल नहीं थे या उन्होंने सरकार को बदनाम किया, फिर बुला करके उनको टिकट भी दे देना। आप नारनौंद के विधायक को सफेदों में ले आते हैं, आज आप नरवाना में वेट कर रहे हो कैंडिडेट का। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आप आकलन जमीन पे करेंगे तो आपको पता चलेगा।
आप धरातल पे जाइए और सर्वे करवाइए अमित जी से दोबारा। आज स्थिति जी। ये है कि लोग जिनको मिली भी है वो भी टिकट छोड़ना चाहते हैं। अच्छा जी जी, चलिए विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, प्रेम जी का कहना है जिनको टिकट मिली भी है वो भी जो है टिकट छोड़ना चाहते हैं, और बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है, उसका सब मलियामेट है। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये जी थोड़ा सा अति है। नहीं जी। हर अति चुनाव है। में नहीं, हर चुनाव में देखिए कंपटीशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंपटीशन इस बार भी है, लेकिन ये ऐसा अभी नहीं मेरी है। बात अभी मेरी बात देखिए, कमल जी ने पूरी नहीं होने दी। जब नहीं जब कोई बात नहीं, कांग्रेस की सूची चलो जारी लेट करेगी। मी कंप्लीट। हरियाणा में एक ही बार आंधी चली है 1987 में, उसके बाद दूसरी बार अगर नंबर्स आए हैं सबसे ज्यादा तो वो 2004 के चुनाव में आए जब कांग्रेस को 7 सीटें मिली। अदरवाइज हरियाणा का जो चुनाव है हमेशा कॉम्पिटिटिव रहा है, लेकिन कंपटीशन के पात्र बदलते रहे हैं। कभी कांग्रेस वर्सेस इनेलो होती थी, है ना। 2014 के बाद बीजेपी की डायरेक्ट एंट्री हुई, और वो भी एंट्री नेशनल लेवल पे एंट्री हुई थी, उसकी वजह से एंट्री हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि बगावत क्यों है। बगावत बहुत ज्यादा है। डबवाली से लेके आप गुड़गांव तक देखो, बगावत है। और ऐसी बगावत की शायद बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की होगी, और जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ऐसी भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये फैक्ट है। करणदेव कंबोज वाली बात भी फैक्ट है। पिछली बार उनको लास्ट मिनट में उनकी एक सीट से उठा के दूसरी पे लगाया गया, इस बार उनकी टिकट ही काट दी गई, तो वो जाति तो महसूस करेंगे ना। कोई करणदेव कंबोज एक समाज के बड़े नेता है, छोटे नेता तो है नहीं। अब भले ही उनके खिलाफ इंद्री में नाराजगी थी उस वक्त, ये गलत असेसमेंट हुआ या ठीक हुआ ये लंबी बात है, लेकिन 2 बार उनके 2 चुनाव के खराब हो गए ना। अब मैं आपको बगावत का रीजन बताऊंगा कि बीजेपी ने 2014 के बाद 4 चुनाव फेस किए, यानी 2014 का लोकसभा और 2014 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और 2019 का विधानसभा। तो 4 चुनावों में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से थोक के भाव पे लोगों को माइग्रेट करवाया, अपनी हवा बनाने के लिए अपनी तरफ शामिल किया, लेकिन उनकी परवरिश नहीं हुई। अगर आप परिवार में किसी को लाते हो तो ज्यादा नहीं तो कम उसकी परवरिश, उसकी देखभाल की, ये भी पार्टी का एक मेंबर है, और सीनियर लोग बीजेपी ने शामिल करे, उनकी परवरिश नहीं। उनकी परवरिश क्यों नहीं हुई? कोई शामिल हुआ मुख्यमंत्री के घर में, कोई शामिल हुआ पार्टी अध्यक्ष के साथ, कोई किसी की मार्फत, कोई किसी की मार्फत। बीजेपी में संगठन अपने तरीके से काम करता है। संगठन ने उनका नोटिस ही नहीं लिया कि भाई इतने बड़े मेहमान हम घर में ले आए तो उनको भी तवज्जो देनी जरूरी है। बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन वही खाता है, वो उन्हीं जनसंघ के टाइम से ढूंढना शुरू करते हैं कि ये आदमी फलाना आदमी हमारी पार्टी में कब से है, 1972 से है, 74 से है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अरे भाई, जो बड़े नेता जो और लोग आप लाए हो उनको भी जरा उनकी भी देखभाल कर लो। और सबको ध्यान होगा कि 2023 में ही एक एक करके 2-2 करके लोग बीजेपी छोड़ना शुरू कर गए थे। ये इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे और उनको लगता था कि हमको बीजेपी में तवज्जो मिलेगी, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिली। ये जो कांग्रेस की हवा भी खड़ी हुई है, देखो जब पार्टियों से लोग निकलना शुरू होते हैं, जैसे इन्होंने लफ्ज थोड़ा सा टेढ़ा यूज कर लिया, पार्टियों से लोग निकलना शुरू होते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी वापिस आने की गारंटी, भरोसा कम होता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कम होता जा रहा है। तो 1 साल से लोग माइग्रेट कर रहे थे, और उसके बाद संगठन ने कभी 6 महीने पहले इनको ये तैयारी करनी चाहिए थी कि भी हमको जिसकी टिकट काटनी है उसका रिहेबिलिटेशन कहाँ होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए था कि भाई मान लो कमल गुप्ता की टिकट काटनी है, कमल गुप्ता बड़े नेता है, बड़े नेता है तो बड़ा नेता खाली तो बैठेगा नहीं घर में, उसको ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना है, उसको किसी ऐसे पद पे एडजस्ट करना है जिससे उसका राजनीति में सर्वाइवल बना रहे। ये प्लानिंग का हिस्सा था, वो प्लानिंग ये कर नहीं पाए। वो प्लानिंग इसलिए नहीं कर पाए कि बीच मैदान में इनको चेंज ऑफ लीडरशिप करना पड़ा। मनोहर लाल जी को चेंज करके नायब सैनी को लाए। अब जब मनोहर लाल जी को चेंज कर लिया
और नायब सैनिक को ले आए तो पूरी पार्टी का ध्यान इस बात पे चला गया कि अगर हम नायब सैनिक को लाए हैं और ओबीसी कह के लाए हैं तो इनको जमाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जी। कभी उस लेवल के नेता नहीं रहे कि आते अपने आप जी। जम जाए। उनको जमाने के लिए पूरी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप चाहिए था। पूरी बीजेपी जी। जो है लोगों को संभालने की बजाय नायब सिंह सैनी को खड़ा करने में लगी कि इनको खड़ा करेंगे, इनकी लीडरशिप में चुनाव होगा तो हम जीत जाएंगे। ये विद्रोह का बड़ा कारण ये है। लेकिन जी। विद्रोह में अब देखिए मान मनोबल की बात भी शुरू हो गई है। जैसे खुद प्रेम जी ने बोला कि आज कर्णदेव कंबोज को बुलाया है, मेरे को ऐसा लगता है कि गोपाल कांडा को भी बुलाया है। अगर जी। कर्णदेव कंबोज को टिकट देते हैं, मान लो रीएडजस्टमेंट में वापस उनको रादौर दे देते हैं, तो जी। मुझे लगता है कि रानिया की टिकट पे भी फिर बदलाव होगा। फिर रानिया जी। वाली टिकट विड्रॉ की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो रानिया से शीशपाल कंबोज को विड्रॉ किया जाएगा और मेरे ख्याल उनको ऐतराज भी ज्यादा नहीं होगा। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ने का सबका मन होता है, पर फिर भी जिला अध्यक्ष भी हमारे बीजेपी में तो एमएलए के बराबर ही ट्रीट होता है, तो उनको कोई शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर वहां हो सकता है कि गोपाल कांडा को वो सीट दी जाए, ऐसा ऐसा मेरा हंच है। गोविंद कांडा को वो गोपाल सीट कांडा दी जाए। को ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़िए, हलोपा पे नहीं। यस। जी। ये नेगोशिएशन हो रही है और इस जी। नेगोशिएशन में अगर कर्णदेव कंबोज करनाल से इधर रादौर से कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से एडजस्ट होते हैं तो फिर सिरसा जी। पार्लियामेंट की रानिया सीट पे भी बदलाव की मुझे संभावना है। ठीक है। ठीक है विनोद जी, एक सवाल और पूछूंगा कि अगर बीजेपी ने ये कैंडिडेट चेंज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया तो पूरे हरियाणा में ही कैंडिडेट चेंज होने की मांग हो रही है, तो फिर ऐसा पिटारा खुल जाएगा जहां फिर और नाराजगी होगी कि उसका सीट क्यों बदल दिया, मेरा तो क्यों नहीं बदला। कोई ये कोई प्रिंसिपल की बात तो रह नहीं नहीं गई, क्योंकि दो चार आपने कर दिए, बाकियों के नहीं किए। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बदलाव होंगे। अगर बदलाव होंगे तो बहुत मिनिमम होंगे, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। जो 67 की सूची आई है यही 2 जी। से 4 बदलाव होंगे और वो भी बदलाव के पीछे कोई रीजन होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कर्णदेव कंबोज को करते हैं तो फिर रानिया को एडजस्ट करेंगे, और वो जी। शुरू में जो डिजाइन बना है वो बना भी ऐसी है। क्योंकि हमें भी हैरानी हुई जब शीशपाल कंबोज की टिकट आई, तो मैंने आपको शो में कहा था कि ये कंबोज को देनी जरूरी है। तो जब इधर जी। कर्णदेव की कट गई तो शीशपाल को देनी पड़ी, ठीक है ना। जी। तो ये थोड़े बदलाव जी। होंगे। आप कहोगे कि जी। जी सोनीपत में बदलाव होगा, सोनीपत में बदलाव की संभावना कम है। वो इसलिए बहुत कम है। सर्कमस्टांसेस बताते हैं। सोनीपत में जी। राजीव जैन, कोइता जैन के अलावा ललित बत्रा भी एक दावेदार थे कैंडिडेट और थे, सबसे पुराने समय में। दावेदार थे। अगर राजीव जी। जैन को टिकट नहीं मिली, कविता जैन को नहीं मिली, ललित बत्रा को नहीं मिली, तो नितिन मैदान को टिकट सोच समझ के दी गई है। और उनको शामिल जी। भी अभी 4 महीने या 3 महीने पहले उनको शामिल भी किया गया। वो पार्टी को ये लगता था कि ये एक व्यक्ति है जो सोनीपत की सीट को सुरक्षित जीत सकता है। फिर जीत पार्टी ने सकता वहां है। एक एक्शन भी किया हुआ है। जैसे हमारे वहां सिटिंग एमएलए सुरेंद्र पवार हैं, उनको ईडी ने अपनी गिरफ्त में लेके जेल में डाला हुआ है। तो वहां अगर जी। कांग्रेस जो है वो उनके परिवार में टिकट देती है और सुरेंद्र पवार को टिकट मिलती है, तो दोनों में फर्क है। परिवार को टिकट जी। मिलती है तो कैंडिडेट का जो कद है वो छोटा नजर आता है, तो उस मुकाबले जी। में नितिन मैदान का कद ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हैं। जो कांग्रेस का जी। वोट बैंक भी है उसमें भी वो घूमे हुए हैं, खाए पिए हुए हैं उसमें। तो जी। इसलिए मुझे सोनीपत में संभावना कम लगती है। हाँ थोड़ा, क्योंकि ये पुराने हैं, कविता जैन और राजीव जैन बहुत ही पुराने बीजेपी के हैं, तो उनको थोड़ा जी। मन रखने के लिए जरूर कहा होगा कि ठीक है हम पुनर्विचार कर रहे हैं। पर जी। रणनीति के हिसाब से मेरे ख्याल में उस टिकट पे पुनर्विचार नहीं है। जी, अगले सवाल पर चलते हैं, कांग्रेस की राजनीति पर थोड़ा देख लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जिन दो लोगों को शामिल किया गया है, उनको क्या हरियाणा की टिकट मिलने की कितनी संभावना आपको लगती है प्रेम जी? और जो आज सीईसी की मीटिंग हो रही है और कैंडिडेट्स को लेकर आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कमल जी, वो जो पिछला पार्ट में बोल रहा था उसमें ही इस बात को जोड़ के देखते हैं। और मैंने ये अभी जो बीच में छूट गया था, जिस दिन कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा होगा
वहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी बगावत आपको देखने को मिलेगी। वहाँ जी। जो प्रत्याशियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जिन विनेश जी। फोगाट को लेकर के बहुत आज पूरे देश में एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जा रहा था, वो देश की बेटी के रूप में उनको देखा जा रहा था। वो हीरो एक तरह से इस देश की थी, कोई एक खेल की हीरो नहीं थी। उनको इस दलगत राजनीति में लेकर के आने का मैं समझता हूँ कि देखो, एक सीट का लाभ तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, जरूर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक को टिकट दी जा रही है जुलाना की, और जुलाना एक ऐसी विधानसभा है जहां पहले 86 आवेदक हैं, और 86 आवेदक होने का मतलब ये है कि कांग्रेस के टिकट चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। और वहां एक स्थापित नेता परमिंदर सिंह ढोल, जो इंडियन नेशनल लोक दल के टिकट पे 2 बार विधायक बने। उनके पिताजी जिनसे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उस समाज का प्रतिनिधित्व जिनमें कर पाए थे। आज उनका टिकट काटना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा भूल हो सकती है कांग्रेस की ओर से, और ये निश्चित है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि वो जुलाना की प्रत्याशी होंगी। बजरंग पूनिया को कहीं शायद स्थान ना मिले, क्योंकि उनको स्टार कैंपेनर बना करके प्रयोग करना चाहते हैं। बजरंग पूनिया और विनेश रिश्ते में जीजा साली हैं, एक ही घर में, जो उन्हीं की कजन जो है वो उनकी पत्नी है, और शर्त विदेश की ये थी कि पहले बजरंग को टिकट दो। और सबसे तो इसमें इसी पहलू में एक और चीज जुड़ती है, इन सब में अग्रेसिव जो लड़की थी साक्षी मलिक, उनको बुलाया भी नहीं गया। क्यों? उसका रीजन है, साक्षी मलिक का गांव सबसे बड़ा गांव है महमलके का, वो महम की दावेदार बनती, और अनंत सिंह डांगी की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत हुड्डा पिता पुत्र में नहीं है। मैं ये बात आपके चैनल में कह रहा हूँ। और अगर साक्षी मलिक आती तो इन दोनों में से ये तो जरूर था कि एक को तो टिकट मिलनी थी, साक्षी मलिक को भी जरूर टिकट देनी पड़ती। और साक्षी मलिक जिस मोखरा गांव की रहने वाली है, उस गांव में बाली पहलवान ने कल पंचायत की थी। मैं समझता हूं कि बाली पहलवान अब निर्विवादित नेता बन चुके हैं महम के, और कहीं ना कहीं जो वहाँ जो अभी कुंडू जी विधायक हैं, उनको, डांगी जी को, और ये सारे चीजों को मिला करके आप देखेंगे तो महम की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपको बड़ा अलग तरह की नजर आएगी। अब हम कांग्रेस की सूची पे बात करते हैं। आज सीईसी की बैठक है, मेरी जो जानकारी है राहुल गांधी बाहर जा चुके हैं। आज सीईसी की मीटिंग की अध्यक्षता तो निश्चित रूप से खड़गे जी करेंगे। उनके निर्देश क्या हैं? आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पे बात जरूर होगी। आम आदमी पार्टी जैसा भी सभी सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स पे चल रहा है कि वो 10 सीटों या उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें उनको देना चाहती है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का ट्वीट भी जोड़ लेंगे, एक्स जो भी आप बोलते हैं, वो भी पढ़ लेंगे, तो उन्होंने भी कहा है कि हमारे लिए सीट इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जीत इम्पोर्टेंट है। जीत इम्पोर्टेंट। तो वो जीत जो है वो कहाँ से जोड़ के देख रहे हैं? वही एक जुड़ाना, वो उन्होंने शायद मना कर दिया है कि हमको सीट नहीं चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही सीट की वही वो सीट है जिसपे उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ था, जो विनेश को ऑफर हुई है जी, जुलाना। तो जी, आम आदमी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उनमें जींद है, और सबसे जो कठिन सवाल दोनों के सामने है वो कलायत है। कलायत में हिसार के सांसद जयप्रकाश अपने बेटे विकास सारण के लिए टिकट मांग रहे हैं, और वो ये भी घोषणा कर चुके हैं कि उनको टिकट मिले ना मिले विकास चुनाव जरूर लड़ेगा। तो ये चीजें कांग्रेस के नेतृत्व को सोचने पे विवश भी करती हैं। जब आप धड़ों की बात करते हो तो कुमारी शैलजा रणदीप मिल करके जब उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब नवनिर्वाचित सांसद हैं, उसी को काउंटर करने के लिए कल दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ताकि हाईकमांड ये कह सके कि भाई किसी को भी नहीं लड़ना। दोबारा से ये कहलवाने के लिए शायद उनकी ओर से ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं कि टिकटों का आवंटन
बहुत देर से होगा, ताकि वहाँ जो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है उस अनुभव से उन्होंने सबक जरूर जी लिया है, और जी वहाँ भागने वालों की संख्या बहुत बड़ी होगी। जो जी लोग उनको हाथों हाथ लेने के लिए बैठे हैं, अ, जी जो वो जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं प्रेम जी। एक जी सवाल पहले ये उठता है कि कहीं हिंडसाइट में आपको लगता है कि जितना पहलवानों का आंदोलन था वो सारा पॉलिटिकल था? इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं था। पहलवानों के पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। उस आंदोलन में और शुद्ध उसके और बाद जितने पहलवान थे वो सारे कांग्रेस में चले गए। नहीं, आपको यही तो आप जानकारी लेते नहीं हो हरियाणा की। आप जी योगेश्वर को कैसे भूल जाते हो? भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव लड़वा चुकी है, और वो उनके साथ हैं खेल जी में भी, और उनको जी मदद कर रहे थे। भारतीय जी जनता पार्टी ने खेल में राजनीति घुसाई, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो जी जी विशुद्ध रूप से खिलाड़ी थे, जी और उनका राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जब उनको जी सड़कों में विनोद जी की भी राय ले लेते हैं इस पर। जब उनको सड़कों में समय घसीटा समय गया, का ध्यान रखते हुए विनोद जी की राय ले हरियाणा लेते की हैं। जनता ने का सेंटीमेंट उनके साथ उठ करके आया, क्योंकि वो जी किसान परिवारों के बच्चे हैं। एक किसान जी आंदोलन को झेल चुका था हरियाणा का किसान, और फिर किसान जी की बेटी को जब अत्याचार हुआ तो किसान फिर से उनके साथ आ गया, और वही आज जी उसकी प्रवृत्ति है कि उनको टिकट भी मिल रहा है। जी ठीक है। विनोद जी, आपको कहीं लगता है कि हिंड साइट में ये मुद्दा था, पॉलिटिकल मुद्दा था ये? नहीं, देखिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जी परिस्थितियां सब कुछ अपने आप घूमती हैं। करवा आज से 10 देती हैं। साल पहले पहलवानों को जो है केवल खेल में प्रमोट किया जाता था। 10 साल हो गए, हर पार्टी प्लेयर्स को जो है वो राजनीति में लाके पॉलिटिक्स में भी वो लाती चाहती है है, हाँ कि जी। सीट तो एक देनी पड़ेगी और फायदा ज्यादा होगा। काफी होगा। ऐसा जी ऐसा एक व्यू पॉइंट सब पार्टियों में बन गया है। इसमें किसी एक पार्टी को मार्क करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ग्राउंड नहीं होगा। रियलिटी और होती है। मैं आपको जी ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ जी कि 2 पहलवानों को कांग्रेस ने ले लिया, परसेप्शन ये है जी कि दोनों को टिकट मिलेगी, तो जी 90 में से 2 सीटें तो इनको देनी पड़ेगी ना। और 5 जी सीटों पे बात चल रही है आम आदमी पार्टी की। मान लीजिए ये जी 5 वाली बात सच है और ये सक्सीड होती है, तो जी 7 सीटों से कांग्रेस के 40 से 50 उम्मीदवार जो है वो बेरोजगार हो गए, उनकी जी टिकट कटनी है। अब हो क्या जी रहा है, जब चर्चा होती है कि विनेश जुलाना से लड़ेगी, तो जुलाना से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, वो जी फुटबॉल मारते हैं, कहते हैं भाई नहीं नहीं यहाँ से नहीं जीतेगी, इसको ले जाओ, आप बागड़ा ले जाओ। अब जी जब बागड़ा जाते हैं तो बागड़ा वाले कहते हैं भी ये जो घर के हमारे तो घर के हैं ये पहलवान, ये घर में कामयाब हो नहीं है, देश में कामयाब है, इनको जीटी रोड पे ले जाओ, है ना। जी तो ये बड़ा अंदर अंदर बड़ा तमाशा चल रहा है। ऐसे ही जी 5 जो टिकटें मतलब मान लो मिलती हैं आम आदमी पार्टी को, आम तो फिर आदमी उसमें पार्टी को। कल्पना हो जी रही है कि एक गुड़गांव की जाएगी जी, एक कलायत की जाएगी, एक फला जाएगी, एक फला जाएगी। वहां से जो जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उछाल उछाल के वापस बॉल फेंकते हैं, हुड्डा जी गया, हमारे यहाँ से नहीं जीत सकती, झाड़ू सीट हार जाएगी आपकी, कांग्रेस का सिंबल क्यों हो जाएगा, इनको यहाँ से नहीं यहाँ ले जाओ। तो ये एक नवा जी विवाद खड़ा हो गया। आपने देखा होगा 2-3 दिन से तो कुछ नहीं रहा, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी, रोज सीएससी जी हो रही है, रोज सीएससी हो रही है। रोड़ा वो पड़ रहा है जो 7 सीटें जा रही हैं, या एक मान लो जी समाजवादी पार्टी को भी जा रही है, 7 से 8 जा रही है, तो वहां से जो पहले वाले कैंडिडेट हैं उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ से करोगे? जी रिहेबिलिटेशन का बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल कोई बिल्कुल। कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहे। जैसे बीजेपी जी ने तो कर दिया, मारनू अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु के चक्कर में राम कुमार गौतम को लड़ाना था, उनके लिए और सीटें बड़ी लोपेट की गई, नहीं समझ आई, जी तो पास की सफीदो दे दी। अब सफीदो में इतना जी बड़ा, सफीदो में पहले ही 10 उम्मीदवार थे बीजेपी के पास, क्योंकि सफीदो एक ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा टिकट मांगने वाले, उनको लगता है कि सफीदो जीत सकती है, ओबीसी जाति, और ये काफी उनका जो है ना सर, पर आज भारी तक तो मेरे है। ख्याल पिछले 3-4 चुनाव में तो बीजेपी जीती नहीं है यहाँ। और जो मुझे लगा वो ये था कि कैप्टन अभिमन्यु को जितवाने के लिए राम कुमार गौतम का सहारा लिया गया कि वो अपने ब्राह्मण वोट वहां दिलवाएं, उनको जितवाएं, और उनको ऐसी सीट दे दी गई, वो जीते या हारें ज्यादा वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला है मैं बीजेपी कमल को। जी बताऊं,
ये पार्टियों की ना अपनी सोच है कमरों में बैठ जी के। बेसिकली जी हर हल्के के लोगों की अपनी इतनी जरूरतें हैं, अपनी इतनी डिमांड्स हैं, अपने इतने मुद्दे जी हैं कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस करके दूसरी सीट पे जाके वोट मांगने वाले नहीं है। जी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक सिर्फ जी बंडल को एडजस्ट करने वाली बात होती है। बीजेपी को जी रामकुमार गौतम को अपने साथ रखना था, इसलिए उनके लिए सीट ढूंढी गई। और वैसे भी वो नारनौद में जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद वो खुद भी नारनौद से कंफर्टेबल नहीं थे। जी देखिए पिछली बार वो कैसे जीते थे, उनको जी जाट वोट बैंक जेजेपी ने डलवाया, ब्राह्मण वो अपना लेके आ गए और वो जी उस हार्डकोर सीट से चुनाव जीत गए। तो उनको इस बार जी लगता था कि भी दुष्यंत तो मेरे साथ है नहीं, दुष्यंत नहीं है तो जाट वोट बैंक भी नहीं है, तो वो जी भी कंफर्टेबल नारनौद से नहीं थे। जी लोकेशन सीट वो भी नहीं ढूंढ रहे थे, वो उचाना के लिए भी तैयार थे, लेकिन उचाना में उनका रिश्तेदार है जिसको टिकट दी गई है, देवेंद्र जी अत्री। और जी मैं आपको बताऊं इस बार उचाना का चुनाव भी पूरा ट्रायंगुलर होने वाला है। इंटरेस्टिंग होने वाला है इंटरेस्टिंग नहीं, ट्रायंगुलर बहुत पूरा वो वाला तीखे वाला ट्रायंगुलर होने वाला है तो उचाना। और हो सकता है ये जाट नॉन जाट की नई लैब बन जाए, जैसे जींद बनी थी वैसे इस बार उचाना जो है वो जाट नॉन जाट चुनाव की एक नई लेबोरेटरी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेबोरेटरी बन जाए। तीन तरफा क्या चार तरफा चुनाव दिख रहा है सर वहां तो, कि कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, अभय सिंह चौटाला ने कहा भी है कि मैं वहां से लड़ूंगा, और जेजेपी ने अपना चुनाव भर ही दिया, दुष्यंत चौटाला ने, देवेंद्र वैसे अत्री भी भी हैं। वैसे भी कल कल जो मैंने एक चीज रखी थी वो थोड़े दिनों में सामने आएगी। देखिए जब भी सत्ता को लगता है, जो पार्टी सत्ता में है, चाहे वो आज बीजेपी है कांग्रेस भी हो सकती है, जब भी जी सत्ता को ये लगता है कि हमारे खिलाफ जो वोट बैंक है वो 64-65% से ज्यादा क्रॉस कर गया जी और हमारा 35 रह गया है, तो जी सत्ता ये चाहती है कि मल्टी कॉर्नर हो जाए। जी मल्टी कॉर्नर होने में फायदा होता है। जी बीजेपी और कांग्रेस के वोटर में एक फर्क है। जी कांग्रेस मान लो 60% से चल रही है, कहीं आप देख लो अभी उसको 60% वोट आ रहा है या 55% वोट आ रहा जी है चुनाव से पहले। वो 54 तो हो जी सकता है लेकिन 56 नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है ना वो फ्लोटिंग है। आप पूरे देश में देख लो, जी कांग्रेस का वोट प्लॉट करके बहुत से रीजनल पार्टियां पैदा हुई। समाजवादी जी पार्टी लगा लो, लालू यादव की पार्टी लगा लो, साउथ इंडिया जी की पार्टी लगा लो, आंध्र प्रदेश में रेड्डी की बीएसपी पार्टी लगा लगा लो, लीजिए, सब इवन बीएसपी। कांग्रेस का वोट फ्लॉट हुआ है। जी बीजेपी जी का वोट जो है वो बहुत कम फ्लॉट होता है, क्योंकि वो एक पूरा विचारधारा से प्रेरित होके पूरा दिमाग में मतलब दिमाग में क्या पूरा भर के आता है कि मैंने बीजेपी, बस बीजेपी, उसके कारण बहुत है। तो बीजेपी का वोट कम फ्लोट होता है, कांग्रेस जी का वोट जी ज्यादा फ्लोट होता ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग इसलिए न्यूज है, हरियाणा में। हाँ ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज है। जी कांग्रेस की सीईसी बताइए। खत्म, कांग्रेस की सीईसी खत्म हो गई है और 71 प्रत्याशियों का चयन उन्होंने कर लिया है। उसमें जुलाना से जिनका नाम हम ले रहे थे अभी, उनको टिकट दे दी गई है। जी तो सूची आ गई अभी क्या? अभी लिस्ट बाहर तो नहीं आई ना, जारी नहीं, बाहर कांग्रेस नहीं आई आउट है तो नहीं हुई ना। अभी अभी। और दूसरी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा शायद कुछ देर में हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं होगा। आम इसके आदमी चांसेस पार्टी का थे, हम तो सोल्यूशन है। पहले ही कह रहे थे कि ये हम तो लास्ट पहले ही कह मिनट रहे में इस थे। तरह के समझौतों की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो मुझे आज भी कम लगती है, बेशक ऑफिशियल अनाउंस हुआ या नहीं हुआ, इतनी मुझे बड़ी आज भी ये एम्बिशन कम जो लगती है लेके क्योंकि वो शुरू चले से ही हैं, उनको तो 2-4 जो मिलती वो ले लेनी चाहिए थी, मैं तो ये कहूंगा। जी चलिए। जो हम लोगों ने कहा भी था, इस विषय पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जी। पॉलिटिकली ठीक मूव था ही नहीं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे मौके पर आकर आप कह रहे हैं कि हम अलायंस करेंगे, तो आपने अपना जो एडवांटेज था वो वैसे ही कम कर लिया पब्लिक की नजर में। अब चलते हैं सीटों की ओर। तो अमित जी बताइए किस सीट की चर्चा करनी है, समय थोड़ा कम रह गया है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इनको करने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले जिस सीट की चर्चा करेंगे वो है नीलोखेड़ी विधानसभा सीट। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट जो है एससी रिजर्व, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय धर्मपाल गोंदर यहाँ से चुनाव जीतते थे, बीजेपी के अपना भगवान दास कबीरपंथी को था, लेकिन अंतर बहुत कम है, 2222 मतों से वो जीत पाए।
ये सीट जो है परिसीमन से पहले 2009 से पहले ये सीट जनरल सीट हुआ था, नीलोखेड़ी जो विधानसभा सीट, यहाँ से जयसिंह राणा का कांग्रेस में रहे, उनका दबदबा रहा, 4 बार यहाँ से जीते। 87 का यहाँ से विधानसभा चुनाव निर्णय लिए, 91, 96 और 2005। कांग्रेस इस सीट पर आखिरी बार 2005 में ही जीती। नीलोखेड़ी सीट में लोकसभा में बीजेपी की जो लीड मिली यहाँ से, वो 11,000 वोटों की लीड मिली थी। इस सीट पर 3 जो है छोटे कस्बे आते हैं, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, निगदू और निसंग, 4 आते हैं जो है कस्बे इस सीट में, जो है नीलोखेड़ी विधानसभा। गोंदर इस सीट पे सबसे बड़ा गांव है इस विधानसभा सीट पर, अपना नीलोखेड़ी विधानसभा सीट। इसे राइस बाउल भी कहा जाता है जो है, क्योंकि इसमें कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शैलर्स है। आप देखें निसंग में, तिरावड़ी में कई बड़े राइस बाउल भी जो है, हम इसे कहते हैं जो है नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है। जी जी, तो अब कैंडिडेट्स की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट घोषित कर, चाहूंगा कि इस सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस में अगर नॉमिनेशन गई इस सीट से ही गए हैं, जो 88 जो है यहाँ से, वो यहाँ से आवेदन गए कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी का और उनमें अपना भगवान दास बीजेपी का डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन बीजेपी की वहां बगावत की स्थिति बनी हुई है। सुभाष चंद एक नेता है वहां पर, जो सफाई कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसके अलावा मीना चौहान है पार्टी की। ये दोनों जो हैं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके बारे में 1-2 दिन में पता चलेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वहां जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जीते थे वो कांग्रेस से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि जो धर्मपाल गोंदर को उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है वैसे, और खैर अप्लाई करने से मैटर नहीं है, लेकिन उनको टिकट उनको नहीं मिल रहा है, किसी और को टिकट मिल रहा है। तो वहां पर भी अभी से ही बननी स्थिति हो गई है बगावत की शुरू। इस बारे में क्या कहेंगे प्रेम जी, थोड़ा ब्रीफ में, जल्दी जल्दी, हमारे पास कुछ ही मिनट का समय है। देखिए, नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कभी जनसंघ का गढ़ हुआ करता था। अगर आप जनसंघ, हरियाणा की जनसंघ की बात करते हैं, उसके फाउंडर मेंबर्स में शिवराम वर्मा का नाम आता है। मुख्तार सिंह मलिक हो, शिवराम वर्मा हो, इन लोगों के नाम हरियाणा के अगर किसान नेताओं की आप बात करते हैं, आप मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम जानते हैं, वो उनके पिताजी थे। और जब जनता पार्टी की सरकार को तोड़ करके भजनलाल जी जब गए थे, वो बारात लेकर के बस में बिठा कर 37 लोगों को, उस पे भी उनका नाम लिखा हुआ था। अगर आपको शिव वैट 1967-68 पहले 2 चुनाव जो थे वहां पर जनसंघ ही जीती थी। उससे पहले भी शिवराम वर्मा पहले तो खैर हरियाणा नहीं था जी, जब पंजाब के समय से मैं कह रहा हूँ, जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में थे। उसके बाद जयसिंह, अब शिवराम वर्मा जी उनका नाम था। उसके बाद शिवराम वर्मा और चंदा सिंह के बीच, क्योंकि 1968 में इंडिपेंडेंट चंदा सिंह जी जीत करके आए, और उसके बाद वो फिर 2 चुनाव और भी जीते। तो शिवराम वर्मा और चंदा सिंह आपस में रिश्तेदार भी थे जी। चंदा सिंह जी की ससुराल उनके गांव में थी, जंझाड़ी गांव में। और अगर आप आज का स्वरूप देखते हो इस विधानसभा क्षेत्र का, आरक्षित होने के बाद इसमें निसिंग का एरिया जुड़ा, उसमें काफी एरिया जो है, जो नीलोखेड़ी का ओरिजिनल था, वो उसमें से 12 गांव तो चले गए थानेश्वर में, जिसमें अमीर जैसे बड़े गांव हैं, अमीर, किरमच, हथीरा, ये सारे गांव पहले नीलोखेड़ी का हिस्सा थे। आज इसका स्वरूप ऐसा है कि 3 कस्बे हैं, नीलोखेड़ी, तरावड़ी और निसिंग। अमित जी ठीक बोल रहे हैं, वो राइस बाउल है हरियाणा का, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर राइस के यहीं पे है। पिछली बार यहाँ निर्दलीय चुनाव जीते थे धर्मपाल गोंदर बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ राजपूत समाज के 5-6 बड़े बड़े गांव हैं, उसमें गोंदर भी एक है, सगा है, निगदू है, और अमित जी और भी घूम के आए होंगे। यहाँ रोड और राजपूत 2 समाज प्रमुख रूप से उनकी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण मतदाता बहुत ज्यादा है। और जब राजपूतों के गांव बड़े इसमें नहीं थे, उस समय भी जयसिंह राणा यहाँ से निर्दलीय विधायक बन गए थे, और जयसिंह राणा जी बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनको 1 बार कांग्रेस से और 2 बार निर्दलीय जीतने का मौका मिला। जिस गांव का जिक्र अभी अमित जी कर रहे थे, धर्मपाल गोंदर, उस गांव के भी 2 लोग विधायक बने हैं। मामूराम गोंदर इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे यहाँ से विधायक बने, और पिछली बार धर्मपाल जी भी उसी गांव के थे। इस बार धर्मपाल जी कांग्रेस में चले गए, और उसी गांव के जो मामूराम जी, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, मामूराम जी का बेटा राजीव,
वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट का इच्छुक है। एक और जी प्रत्याशी तो शायद कांग्रेस की सूची में बहुत ऊपर नाम है, वो है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के वो प्रोफेसर थे और बाद में हरियाणा लोक सेवा आयोग के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, राजेश वैद। वो जी वाल्मीकि समाज से आते हैं और जो जी ममता सौदा जो पर्वतारोही थी, उनके घर में उनकी शादी, उनकी बहन से उसकी शादी हुई है। तो जी ये जो लोग हैं फ्रंट रनर जिनको कह सकते हो। इसके अलावा जी कुमारी सैलजा के गुट में, क्योंकि इस क्षेत्र के नेता बहुत ज्यादा हैं, ललित जी बुटाना जो चंदा सिंह जी थे उनके बेटे हैं, वो उस गुट में हैं। राजेंद्र बड़ा एक चुनाव लड़े थे कभी जब असंध रिजर्व होता था, तो राजेंद्र बड़ा भी उसी गुट में है। और अगर आप पूरा देखेंगे तो वहाँ भी खींचतान बहुत बड़ी है। एक और जी युवा नेता जो जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होते थे, किसान आंदोलन में त्याग पत्र दिया था, जी इंद्रजीत, वो जट जी सिख है। सिखों की जी संख्या भी विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छी खासी है और इंद्रजीत एक बड़ा पॉपुलर चेहरा है। इंद्रजीत जी भी वो जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनके गुट को ये सीट मिल जाए और कांग्रेस जी की कसी आज कुछ कम हो जाएगी। कितने लोगों को आज की सूची में नाम आता, आज करें या सुबह करें, ये सूची कल तक जारी हो जाएगी मैं समझता हूँ। तो उसके जी बाद चीजें सामने आएंगी। मैं समझता हूँ कि जी नीलोखेड़ में भारतीय जनता पार्टी के जिनको भगवान दास कबीरपंथी जिनको टिकट दी गई है, वो सबसे मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हैं। दो लोगों का आपने नाम लिया, मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत भारी है। चाहे आप इस निर्दलीय विधायक को भी दे देते, उनसे भी मजबूत कबीरपंथी हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, परिस्थितियों की बात होती है, चुनाव में हार जीत होती है, परंतु मैं कबीरपंथी को कमजोर प्रत्याशी नहीं मान सकता। जी विनोद जी, आपकी राय। देखिए, भगवान दास कबीरपंथी पिछली बार भी चुनाव नहीं हारते अगर वो गोंदर गांव का कैंडिडेट नहीं होता। जी कैंडिडेट गोंदर गांव का था तो गोंदर गांव में 10,000 वोट है, ठीक है ना। और ये ओम प्रकाश चौटाला की प्रयोगशाला का गांव, प्रयोगशाला का मतलब वो ऐसे गांव में टिकटें देते थे जिनका अपना वोट 10,000 से प्लस हो, ताकि कैंडिडेट 4-5 हजार की लीड अपने गांव से लेकर निकले। जी तो कबीरपंथी इस वजह से चुनाव हार गए थे कि धर्मपाल गोंदर गांव से थे और गोंदर गांव से उनको बहुत अच्छी लीड मिली। दूसरी बात यह है कि आज का चुनाव कैसा है। आज का चुनाव जो मुझे लगता है कि इस बार ये सीट जो है उन्हें टाइट है। बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ टाइट फाइट होने वाली है। उसके कई रीजन है। देखो, ये जो सीट है इसमें शहरी वोट का जो परसेंटेज है वो 13 से 14 ही है। छोटे छोटे कस्बे हैं सब मिला के, और ये 85% ग्रामीण वोट बैंक है। और हर 10 गांव की सिचुएशन चेंज हो जाती है, 6-6 गांव की पॉकेट पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। और एक ये कि जो दबंग कौम्स होती हैं जो लीड करती हैं चुनाव को, जैसे मान लो इस यहाँ पे राजपूत भी हैं, सिख भी हैं, ये लीड करने वाली जितनी कास्ट है ना, इनके इसमें पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है जी, सुरक्षित सीट है, इसलिए पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व नहीं है। पर क्योंकि सरपंचों का इस गांव में, इस सीट में सरपंचों की मूवमेंट ज्यादा है, सरपंच ज्यादा है, बड़ी ज्यादा गांव है, सरपंचों का रुख पिछले दिनों बीजेपी के खिलाफ हुआ है, इसलिए ये चुनाव सीट जो है ना बीजेपी के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन में जाएगी। और ये इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे। जो गोंदर है उनकी कोई इमेज खराब नहीं है, और उनसे क्या गलती हुई कि वो किसी दूसरे कुलीग के धक्के चढ़ के कांग्रेस में चले गए। अदरवाइज कोई टाइम ही नहीं था 4 महीने पहले कांग्रेस में जाने का। कांग्रेस में भी कोई टिकटें इतनी आसान नहीं होती है। कांग्रेस भी टिकट तब देती है, दूसरी पार्टी के आदमी को टिकट तब देती है जब उसकी मजबूरी होगी, इसके बिना कोई जीत नहीं सकता। अदरवाइज कांग्रेस के पास हर जगह कैंडिडेट है, कांग्रेस बहुत जल्दी से टिकट नहीं देती, तो उनको गलती होगी एक शरीफ आदमी से। तो मुझे लगता है कि वो खाली तो नहीं बैठेंगे, चुनाव तो वो लड़ेंगे। 3 तरफा चुनाव तो होना लगभग तय है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अमित जी, आप कैथल सीट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। कैथल विधानसभा सीट जो है, कायदे से हमारे पास 1 ही मिनट है, लेकिन हमने 5 मिनट लेट शुरू किया था, तो 5 मिनट देरी से भी बंद कर सकते हैं। तो बताइए आप। कैथल विधानसभा सीट एक शहरी सीट है। इसका 65% एरिया जो है शहरी है
और इसमें एक बड़ा गांव, काफी बड़ा गांव क्योड़क है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव। अगर हम देखें पिछली बार बीजेपी काफी कम अंतर से, बीजेपी के लीलाराम गुर्जर यहाँ से चुनाव जीते, रणदीप सुरजेवाला, अंतर जो था 1240 वोटों का ही रहा था। उससे पीछे जो जी है 2014, 9 और 5 यहाँ सुरजेवाला परिवार ये चुनाव जीतता रहा। इसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है सुरजेवाला परिवार कैप्टन विधानसभा। जी और हम बात करें लोकसभा में बीजेपी को यहाँ से 17,500 वोटों की लीड मिली थी लोकसभा में। तो कैथल जो है जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का हिस्सा है, और यहाँ से बीजेपी जो उम्मीदवार थे नवीन गुंजर 17,500 वोटों से यहाँ से लीड लेकर गई। और जी हम कहें प्रेम जी, हाँ जी जी प्रेम जी, क्या लगता है आपको यहाँ से कांग्रेस, बीजेपी का टिकट तो क्लियर हो गया, लीलाराम गुर्जर हैं, तो कांग्रेस का टिकट क्लियर नहीं हो रहा है, वहां थोड़ा मामला फंसा हुआ है, क्या लगता है? अगर सांसदों को अनुमति मिलेगी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा उनका बेटा चुनाव वहां से लड़ेगा। मैं समझता हूँ कि लीलाराम जी और एक बार फिर से सुरजेवाला परिवार के बीच में भिड़ंत होनी निश्चित है। इसी बीच आपको अगर आप गठबंधन की भी बात करेंगे तो वहां उनकी प्रेजेंस भी है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, 2000 में लीलाराम यहाँ से विधायक थे। 2000 के बाद लगातार 3 चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल ने उनको टिकट नहीं दिया, और एक वहाँ लोग पंजाबी समाज के बड़े उद्योगपति कैलाश भगत थे जो हैफर्ड के चेयरमैन थे अभी, उनको आजमाया और वो चुनाव नहीं जीत पाए। मैं समझता हूँ कि लीलाराम जी अगर उसके बाद के चुनाव में भी रहते तो सुरजेवाला परिवार को ये जमीन कभी ना मिलती। लीलाराम का जो लोगों में विश्वास है वो औरों से कहीं ज्यादा है। अब कांग्रेस की लहर है या कोई बात है तो अलग चीज है, अदरवाइज अगर कोई मुकाबला दे सकता है सुरजेवाला को, कोई भी सामने से खड़ा होके चैलेंज कर सकता है राजनीतिक रूप से, वो लीलाराम ही है। ये गलती तब भी हुई थी, इस बार भी गलती होते होते बची है, शायद भारतीय जनता पार्टी भी उस गलती को दोहराना चाहती थी। लीलाराम से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनके पास कोई है नहीं। और मैं समझता हूं लीलाराम और अगर विकास सुरजेवाला में, आदित्य सुरजेवाला में अगर लड़ाई होती है तो आप कैसे देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? देखिए टफ फाइट है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि लीलाराम बहुत आसानी से फिर जीत जाएंगे। जी विनोद जी, आपकी क्या राय है इस सीट के बारे में? राजस्थान में एक भाषा इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं खड़े हो सिक्को। ये सीट है खड़े हो सिक्को। खड़े सिक्को का मतलब होता है सिक्का उछाल दिया, किसी ढाल में गिर सके। तो ये खड़े हो सिक्को वाली सीट है जी। मतलब आखिरी दिन तक नतीजा नहीं पता लगे। जी जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कांग्रेस की लिस्ट भी, कांग्रेस का सीईसी कंप्लीट हो चुकी है और देर रात तक उनकी लिस्ट भी आ सकती है। उनकी लिस्ट क्योंकि लेट आएगी, इसलिए हम उस पर चर्चा कल ही कर पाएंगे। तो कल आप तैयार रहिए कि कांग्रेस की लिस्ट के ऊपर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की, कमल जी, कांग्रेस की सीईसी कभी खत्म नहीं होती, और कांग्रेस बीजेपी की अगली 23 टिकटें घोषित करवाने के बाद ही मुझे लगता है मेरा देश लिस्ट जारी। वही है, बगावत रोकने के लिए 9 या 10 तारीख भी हो सकती है। बगावत रोकने के लिए वो तारीख 9 या 10 भी हो सकती है जी। तो वो जो डेट है वो तो 12 के बाद तक है, तो ऐसा नहीं है। 12 लास्ट है जी। 12 तक है, वही 10 तक भी करेंगे तो पहुंच जाएगा तो ठीक है। देखो सर, जिसको लड़ना है वो कागज तैयार करके बैठा है, उसको जाना है 2 किलोमीटर अपने घर से और डीसी के ऑफिस में जमा करा देने हैं कागज। तो ऐसे डिले कर, मुझे उसका अनुभव है। 1982 में स्क्रूटनी के टाइम तक आपको फॉर्म ए भी जमा करना होता है। 1982 में एक प्रत्याशी का जब 3 बजने में 1 मिनट बचा था तब उसने गेट खड़काया, वो गेट 2 मिनट पहले हो गया और वो दरवाजा पीटते रहे 1 मिनट में। और इसी तरह का एपिसोड आपका सफेदों में हुआ था जब बचन सिंह आर्य और कमल शर्मा को 2 को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। मैं इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ सर। इंडिपेंडेंट जो है इनको शायद फॉर्म ए की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जब आएंगे तभी इंडिपेंडेंट भी कूदेंगे। जी। खैर, तो साथियों, ये था हमारा आज का एपिसोड। 2 सीटों के बारे में हमने चर्चा की, पॉलिटिकल स्थिति के बारे में चर्चा की। पॉलिटिकल स्थिति हरियाणा में और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और चुनाव की बात हम अभी 3 तरफा कर रहे हैं।
जो मुझे लगता है वो ये है कि ये 4 तरफा 5 तरफा तक चुनाव होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स नहीं छोड़ने वाले हैं और उसमें जो जीत का मार्जिन और वोट लेने का जो परसेंटेज है वो 30% के आसपास रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। आप पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को भी इसे प्रेषित कीजिए, भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक गंभीर चर्चा को सुन सकें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जी।